हयात यानी जिंदगी, लेकिन इसके मायने मुल्क के हिसाब से बदल जाते हैं। अगर जिंदगी को पाकिस्तान में टटोलने की कोशिश करें तो पता चलता है कि यहाँ इंसानों की जिंदगी हर वक्त मौत के साए में ही बसर हो रही है। मौत का साया हर वक्त उन पर मंडलाता रहता है। कभी दहशतगर्दों का जुनून तो कभी पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों की जानिब से बर्पा किए गए जुल्म तशद्दुद, तो कभी सेहत आम्मा की सहूलियात से महरूमी, जो पाकिस्तानी आवाम की जिंदगी को मुसलसल मुतासिर कर रही है। पाकिस्तान के हालात इस वक्त इतने अबतर हो गए हैं कि आवाम का एक बड़ा हिस्सा डॉक्टरों और सेहत आम्मा की सहूलियात से महरूम है। कोरोना वायरस की इस आलमी वबा के दौरान पाकिस्तान के निजाम सेहत पर नजर डालने से ये बात सामने आई है कि मरीजों के लिए दस्तयाब अस्पतालों और बिस्तरों की तादाद भी नाकाफी है। कोरोना वायरस की वजह से इस वक्त पूरी दुनिया में लॉकडाउन जारी है और इस वबा से बचने के लिए घर से बाहर निकलने पर पाबंदी है। ऐसे हालात में पाकिस्तान के नाअहल और कातिल हुक्मरान कोरोना वायरस जैसी मोहलिक मर्ज को रोकने के लिए कोई संजीदा कदम उठाती नजर नहीं आ रही है। चंद दिन में इस मर्ज का शिकार होने वालों की तादाद में तेजी से इजाफा देखने में आया है, जिससे ये तखमीना लगाना मुश्किल नहीं है कि आने वाले दिनों में रोजाना हजारों लोगों में इसकी अलामत जाहिर होना शुरू हो सकती है। हालांकि बराए नाम लॉकडाउन तो कर लिया गया, मगर ना कोई पॉलिसी बनाई गई जिसकी वजह से अवाम को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे पहली बात यह कि अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं और हमारा अकीदा अल्लाह पर है। और दूसरी बात यह है कि जो शख्स घर से वज़ू करके निकलता है, नमाज के लिए आता है, उसको अल्लाह की तरफ से कोई भी जो है वबा, कोई भी बीमारी नहीं होती सिवाय मौत के। और दूसरी बात यह है कि मैं मास्क और ग्लव्स इस वजह से पहन के नहीं आता हूँ क्योंकि मैं बावज़ू होता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और मुझे अल्लाह पर पूरा भरोसा है अल्हम्दुलिल्लाह। कोई भी शख्स अगर ऐसा अमल करेगा, हम सब मुसलमानों का इस बात पर अकीदा है कि जो भी शख्स जो है वज़ू करके घर से आएगा उसको कभी भी कोई भी बीमारी नहीं होगी सिवाय मौत की होगी। कोरोना वायरस से बचाव के लिए पूरे पाकिस्तान में नाम निहाद लॉकडाउन का दिखावा तो किया गया, लेकिन पाकिस्तानी हुक्मरान दौलत की हवस में अंधे होने के साथ इतने नाअहल, सफाकियत की हद तक बेहिस और जालिम हैं कि दुनिया भर में इस वबा से होने वाली रोजाना हजारों अमवात की दर्दनाक खबरें मंजरे आम पर आने के बावजूद बरवक्त हिफाजती इकदाम भी नहीं कर सकी है। हालांकि पाकिस्तान के अलग अलग सूबों के कई अस्पतालों को कोरोना से मुताल्लिका तशखीस और इलाज की सहूलत से लैस अस्पतालों में शामिल तो कर दिया गया, लेकिन इन अस्पतालों में कोरोना के मरीजों को चेक करने के लिए मखसूस हिफाजती लिबास तो दरकिनार, एक सादा सर्जिकल मास्क भी नापैद है। डॉक्टर ने तमाम तैयारियों का भांडा फोड़ दिया। अब्बासी शहीद डॉक्टर फॉर्म ने डस्टबिन के शॉपिंग बैग पहनने की तस्वीर जो है वो सोशल मीडिया पर शेयर कर दी है। जो कोरोना के खिलाफ फ्रंट लाइन पर लड़ते ये डॉक्टर्स हैं जो कि केएमसी की नाअहली से परेशान हैं। इस वक्त जरूरत है तिब्बी सहूलियात की, लेकिन पाकिस्तान में गुर्बत, तंगहाली और जहालत से दो चार अवाम को तिब्बी सहूलियात से महरूम होना पड़ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में जरूरत के हिसाब से न वेंटिलेटर्स मौजूद हैं और न ही दीगर सहूलियात। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक 1 लाख अफराद की आबादी के लिए जिंदगी बचाने वाले आलात से लैस कम से कम एक एम्बुलेंस होनी चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान की आबादी के हिसाब से पाकिस्तान में लाइफ सेविंग एम्बुलेंसों की तादाद बहुत कम है। ऐसे में पाकिस्तान किसी भी नागहानी हालत से निपटने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। जब भी आती हूँ पर्ची बनाकर ड्रिप लगा देते हैं, कभी दवाई दे देते हैं, फिर नहीं सही इलाज कर रहे। आज तो दवाई भी बिल्कुल खत्म है, 10 दिन हो गए। मेरा बेटा 6 दिन हो गए इधर पड़ा, कोई इलाज नहीं किसी ने किया। इमरान खान ने इंतखाबी मुहिम के दौरान बड़े बड़े वादे किए थे कि गुर्बत, तंगहाली और बिजली की लोड शेडिंग से अवाम को निजात दिलाएंगे। सबको रोटी, कपड़ा और मकान देने का गला फाड़ फाड़ कर नारे लगाए गए थे,
लेकिन इक्तदार में आने के इतने बरसों बाद भी हालात को सुधारने की कभी कोई ईमानदाराना कोशिश नहीं की गई। अवाम को गुर्बत, बेरोजगारी, भूख, बीमारी, बिजली, गैस और पीने का साफ पानी समेत बुनियादी सहूलियात की अदम फरहमी और दीगर कई संगीन मसाइल का सामना है। कोरोना इतना नुकसान नहीं करेगा जितना ये माईशत हमें नुकसान पहुंचाएगी। आप देखें कि लोग किस तरह, अब आप इस पूरी मार्केट में देखें ट्रेडर सब आके बैठे हुए हैं, वो कुछ आस लगा के बैठे हुए हैं कि यार हमारा कैसे चलेगा निज़ाम। दुनिया रुक गई है, इसको दुनिया को रुकना नहीं चाहिए, इस दुनिया को चलना चाहिए। उधर कोरोना की पाकिस्तान आमद के बाद से अब तक इमरान खान का खिताब कई बार पाकिस्तानी कौम सुन चुकी है। खिताब के इख्तिताम पर पाकिस्तानी अवाम अभी तक ये फैसला करने से कसीर है कि किस हद तक संजीदगी का मुजाहिरा किया जाए और किस हद तक नहीं। इमरान खान के बयानात अलग और इक़दामात अलग अवाम को कंफ्यूजन में मुब्तला कर रहे हैं। जनाब तो इसी में लगे हैं कि कुर्सी सलामत रहे। वक्त कम और मुकाबला सख्त है। गैर मामूली हालात और उस पर से गैर मामूली वायरस का सामना। इन हालात में महज मामूली इक़दामात के नताइज मज़ीद संगीन हो सकते हैं, लेकिन जब भी इस हवाले से कोई सवाल किया जाए तो ऐसा लगता है कि लड़ाई सहाफ़ियों से है। आज पाकिस्तान का कोई भी शहर दहशतगर्दों की पहुंच से दूर नहीं और ना ही उनके हमलों से महफूज है, क्योंकि दहशतगर्दों का राज आज पूरे पाकिस्तान में कायम है, जिसकी वजह से पूरा पाकिस्तान बम धमाकों और खुदकुश हमलों से दहल रहा है। पाकिस्तान में रोज भड़कती फिरकावारियत और दहशतगर्दी की आग ने अब एक भयानक शक्ल इख्तियार कर ली है। दहशतगर्दी की वारदातों ने पूरे पाकिस्तानी मुआशरे को तबाह कर दिया है। ऐसा नहीं कि पाकिस्तानी हुकूमत सच्चाई से वाकिफ नहीं है, लेकिन उन्हें न अवाम की चीखों पुकार सुनाई दे रही है और न ही पाकिस्तान की तबाही और बर्बादी दिखाई दे रही है। गुज़श्ता दिनों पाक अफगान सरहद के करीबी इलाके शोरकी में वाक़े इमाम बारगाह एक बार फिर बम धमाकों से दहल उठी। धमाके में इमाम बारगाह की इमारत मुनहदम हो गई, साथ ही आसपास की कई दुकानों और गाड़ियों को भी शदीद नुकसान पहुंचा है। इसी पर पेश है एक रिपोर्ट। पाकिस्तान के कबायली इलाके में एक और धमाका कर दिया गया। एक बार फिर कत्लो गारत का खेल खेला गया। इस बार निशाना बना खैबर पख्तूनख्वा का जिला लोअर कुर्रम का इलाका शोरकी। पाक अफगान सरहद के करीबी इलाके शोरकी में वाक़े इमाम बारगाह एक बार फिर बम धमाकों से दहल उठा। हालांकि कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया के साथ साथ पाकिस्तान में भी लॉकडाउन जारी है। इस वक्त पूरी दुनिया कोरोना से लड़ रही है, मगर पाकिस्तानी दहशतगर्दों को इससे कोई सरोकार नहीं। वो कोरोना वायरस से महफूज हैं। शायद इसीलिए इस मुसीबत की घड़ी में भी इन दहशतगर्दों की जानिब से मज़मूम हरकत जारी हैं। हाल ही में कई ऐसी वारदातें पेश आई हैं जिनमें आम शहरियों के साथ साथ आला पुलिस एहलकारों और फौजी जवानों के अलावा बेगुनाह लोगों को टारगेट किया गया है। कभी गोलीबारी के जरिए, कभी बम धमाकों के जरिए, तो कभी खुदकुश हमलों के जरिए। कुछ 12:15 पे ये इंसिडेंट हुआ है एंड आई वाज हियर नाउ। और इसमें हुआ ये कि ये जो दहशतगर्द था ये लैस था, जैकेट पहनी हुई थी और इसके पास जो है वो आर्म एंड एमुनेशंस भी था। तो वो पहले सिक्योरिटी का जो पहला हर्डल है, गेट है, उसने वहाँ पे एक बुजुर्ग सिक्योरिटी का बुजुर्ग बंदा था, उसको उसने हिट किया, उस पर फायर किया। इसके बाद दूसरे बंदे को फिर उसने जख्मी करता हुआ इस तरह इमाम बारगाह के अंदर वो दाखिल होने में कामयाब हो गई। पुलिस के मुताबिक ये धमाका सुबह के तकरीबन 4 बजे के वक्त हुआ है। इस धमाके में इमाम बारगाह की निगरानी पर मामूर शख्स बुरी तरह से जख्मी हो गया, जिसने अस्पताल ले जाते हुए रास्ते में ही अपना दम तोड़ दिया। धमाके में इमाम बारगाह की इमारत मुनहदिम हो गई, साथ ही आसपास की कई दुकानों और गाड़ियों को भी शदीद नुकसान पहुंचा है। धमाके के बाद पूरे इलाके में दहशत की लहर फैल गई।
चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। जिस इलाके को निशाना बनाया गया वहां अहले तशी की अक्सरियत बताई जाती है। इस हमले से ये बात साफ हो गई है कि दहशतगर्दों के निशाने पर सिर्फ क्वेटा और कराची ही नहीं बल्कि पूरा पाकिस्तान है। मुल्क का कोई हिस्सा जो है वो बचा हुआ नहीं है। उसमें ना फौज पाकिस्तान बची हैं, ना सिक्योरिटी एजेंसीज बची हैं, ना उसमें सिविलियंस बचे हैं, ना कोई मस्जिद महफूज है, ना कोई मबरगाह महफूज है, कोई इवन सिविलियंस कहीं पे रहते हैं वो कहीं भी कोई महफूज नहीं है। तो अब ये इसको इस तरह कर देना कि मखसूस किसी के साथ करना, अलबत्ता हमारा मुतालबा ये है कि हुकूमत जो है वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को मजीद बेहतर बनाए। जिस तरह दहशतगर्द आए दिन पाकिस्तान में इस तरह के हमलों को अंजाम दे रहे हैं, उससे तो साफ जाहिर हो गया है कि सिर्फ इसी इलाके में ही नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल बद से बदतर हो गई है। दहशतगर्दों की जानिब से किया गया ये हमला वफाकी और सूबाई दोनों हुकूमतों के लिए एक खुला चैलेंज है। साबिका हुकूमतों की तरह ये हुकूमत भी अवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में नाकाम साबित हो रही है। वो इन दहशतगर्दों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए कोई मुस्बत कार्रवाई नहीं कर रही है। हम हजार शहादत देंगे, शहीद देंगे, लेकिन इस चीज को बंद करें। मर्द होकर सामने आके मारे, हम औरत होकर तुम्हारा जवाब देंगे। तुम क्या कर सकते हो? हम लोगों को कुछ भी नहीं कर सकते हो। ना दिल ना हुकुम, दिल मोहतर तरह हम लोग नहीं चुप रहेंगे। कब तक चुप रहे? हमारे मर्द कहते हैं चुप नहीं चुप रहेंगे। हमारे इतने मर्दों को जो मारा है, हमारे घरों को बेसहारा किया, कौन संभालेगा इसको? तुम तो अपनी कुर्सियों की फिक्र करते हो, हमारे बच्चों को कौन फिक्र करेगा? माजी में भी कुर्रम के इलाके में शदीद फिरका वाराना कशीदगी पाई जाती रही है और यहाँ पर फिरका वाराना बुनियादों पर हलाकतों के वाक़यात भी पेश आते रहे हैं। इन हलाकतों का सिलसिला 2006 के बाद से ही शुरू हो गया था। यहाँ जब तालिबान आए तो बाज़ कबाइलियों ने उनकी मुखालफत की, जिस पर यहाँ के हालात कशीदा हो गए। इस इलाके में अहले तशी भी आबाद हैं और यहाँ फिरका वाराना तशद्दुद के वाक़यात भी मामूल से पेश आते रहे हैं और शोर की लोअर कुर्रम का इलाका है जहाँ ज्यादातर शिया मसलक से ताल्लुक रखने वाले अफराद आबाद हैं। ये कोई पहला वाक़या नहीं और ना ही ये कोई आखिरी वाक़या है, क्योंकि जब तक हुकूमती अनासर जो लोग इक़्तिदार में बैठे हुए हैं उनकी प्रायोरिटी अवाम है ही नहीं, अवाम का जानो माल उनकी प्रायोरिटी नहीं है। मैं ये सोचने से कासिर हूं कि वो सिक्योरिटी एजेंसीज जो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को तो प्रोटेक्ट करती है, 200-300 लोग उनके साथ एक शख्स के साथ घूमते हैं, तो क्या ये गरीब और ये गरीब अवाम जिसके पास खाने को रोटी नहीं, पहनने को कपड़ा नहीं, क्या उनकी जान अब इतनी सस्ती हो चुकी है? हुकूमत चाहे जो कहे, मुज़ाकरात करे या दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन चलाए या फिर उन्हें फांसी पर लटकाए, मगर वो सारी नाकामी उस वक्त सामने आ जाती है जब दहशतगर्द किसी वारदात को अंजाम देने में कामयाब हो जाते हैं और आखिर में हुकूमत को सर पीटने के सिवा कोई और चारा नहीं बचता, क्योंकि वो दहशतगर्दाना वारदातों को रोकने में हमेशा नाकाम रही है। अब तो हालात इस कदर संगीन हो चुके हैं कि अवाम को हुकूमत से कोई तवक्को ही नहीं रही। अब अवाम खुदा के रहमो करम पर ही पाकिस्तान में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। पाकिस्तान आज दो राहें पर खड़ा है। एक तरफ फौज की बालादस्ती है तो दूसरी तरफ दहशतगर्दों ने अपनी रिट कायम कर रखी है और इन दोनों के बीच में पिस रही है पाकिस्तान की मासूम अवाम। पाकिस्तानी फौज ने तकरीबन 50 बरसों से अपनी बालादस्ती कायम कर रखी है और दहशतगर्दों की हमेशा पुश्तपनाही करती आई है, लेकिन आज वही दहशतगर्द पाकिस्तानी फौज के लिए दर्द सर बने हुए हैं, जिसका खमियाजा पाकिस्तानी अवाम को भी भुगतना पड़ रहा है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान की जारिहाना कार्रवाइयों की वजह से आज पूरा पाकिस्तान गुस्से में है। हालांकि पूरी दुनिया के साथ साथ
पाकिस्तान में भी लॉकडाउन जारी है। साथ ही शुमाली वजीरिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ फौजी ऑपरेशन भी हो रहे हैं, लेकिन ये जंग इतनी आसान भी नहीं। फौज को तालिबान के अलावा कई दूसरी दहशतगर्द तंजीमों का सामना है। हालांकि फौज से जब भी सवाल किया जाता है तो यही कहकर अपना पल्ला झाड़ लेती है कि हम खुद भी दहशतगर्दी से मुतासिर हैं। इसी का फायदा उठाकर पाकिस्तानी हुक्मरान अपने हाथों में कशकुल थामे पूरी दुनिया से इमदाद की भीख मांगते रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान ने जो कल बोया था वो आज काट रहा है। कलदम तंजीमों के खिलाफ एक्शन जब करे जब चंद कलदम तंजीमें हों। हुआ ये है कि जिहाद के नाम पर लोगों को जमा करते रहे, असला बांटते रहे और होते होते तंजीमों ने अंडे बच्चे दे दिए और वो इतनी बड़ी तादाद में हो गए कि अब वो हुकूमत के कंट्रोल में भी नहीं है। दोयम बात ये है, आने वाली हुकूमत जाने वाली हुकूमत से, सूबाई हुकूमत शहरी हुकूमत से इंतकाम लेने के लिए इन्हीं गुंडों को इल्जाम करती है। जनरल जियाउल हक ने पाकिस्तान को कुछ तोहफे दिए हैं। उनने एक जिहाद के नाम पर फसाद, एक क्लाशिनकोव, एक हीरोइन, और ये ऐसे तोहफे हैं जो पाकिस्तान की बर्बादी का सबब बन रहे हैं। आज तालिबान की ताकत इतनी बढ़ गई है कि वो पाकिस्तान के कई इलाकों पर अपना कब्जा कायम किए हुए है। उनके पास आज खतरनाक हथियार हैं, पैसे हैं और बेशुमार खुदकुश हमलावर हैं। और जब तक इन दहशतगर्दों का खात्मा नहीं किया जाएगा तब तक पाकिस्तानी हुक्मरान, फौज और अवाम के लिए खतरा बना रहेगा, क्योंकि तालिबान कभी भी सामने आकर हमले नहीं करते। वो हमेशा छुपकर ही पाकिस्तानियों को निशाना बनाते हैं और फिर फरार हो जाते हैं। दिलचस्प ये बात मुझे लगी कि हमने 10 मिनट के करीब पाकिस्तान में टेररिज्म की बात की और मिलिट्री फौज का नाम एक दफ़ा भी नहीं आया। सोशल सर्कमस्टांसेस की बात की, लेकिन करप्ट गवर्नमेंट की बात की, जबकि हमें थोड़ा सा हिस्ट्री को समझना चाहिए और उससे सीखना चाहिए। और पाकिस्तान में टेररिज्म की जो हिस्ट्री है वो हमारी फौज से काफ़ी हद तक लिंक्ड है। जनरल ज़ियाउल हक की रजीम थी, हमारे करप्ट पॉलिटिशियंस, और मैं कोटेशंस में कह रही हूँ, उनकी रजीम नहीं थी जब अफगान वॉर शुरू हुई, और किस तरह हमारे शॉर्ट टर्म वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए टेररिज्म को सपोर्ट किया गया, तालिबान बनाए गए। हमें इस पे थोड़ा सा गौर करना चाहिए। मैं किस इंस्टीट्यूशन को सबसे ज़्यादा जिम्मेदार समझती हूँ, सिंस लिंक कर रही हूँ अपने पिछले ही पॉइंट से। मिलिट्री के रोल पे सब अपनी अपनी तरह रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन मिलिट्री पे थोड़ी बात करना ज़रूरी है। जनरल अयूब खान के दौरे इक़्तिदार से फौज ने तशद्दुद का रास्ता इख्तियार किया था, लेकिन 1953 से ही पाकिस्तान में मजहबी मुनाफरत का आगाज हो चुका था, जिसमें सैकड़ों अहमदी मारे गए थे। इन्हें शिया फिरके से ताल्लुक रखने वालों ने निशाना बनाया था, जिसका फायदा उठाकर पाकिस्तानी फौज ने पहली बार तख्ता पलट किया था। फिर फौज की बागडोर जनरल अयूब खान ने अपने हाथों में ले ली। 1965 की जंग हारने के बाद और बिगड़ते माली हालात की वजह से जनरल अयूब खान को इक़्तिदार छोड़ना पड़ा। फिर 1978 से 1988 तक जनरल ज़ियाउल हक ने इक़्तिदार और पाकिस्तान की डोर अपने हाथों में ले ली और तानाशाही का बर्ताव पाकिस्तानी अवाम पर रवा रखा। मजहबी इंतहा पसंदी को भी ज़ियाउल हक ने खूब परवान चढ़ाया, जिसकी सजा आज पूरी पाकिस्तानी कौम भुगत रही है। पाकिस्तानी फौज ने शिद्दत पसंदी को जो बढ़ावा दिया, उसी वजह से आज भी पाकिस्तान की फौज दहशतगर्दों के साथ हमदर्दी करती नजर आती है। आज भी पाकिस्तानी फौज में कई ऐसे अफराद मौजूद हैं जो लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद समेत कई दहशतगर्द तंजीमों को खुले आम कुछ रुपए का लालच देकर दहशतगर्दाना वारदातों के लिए ट्रेनिंग देते हैं। यही वजह है कि आज दहशतगर्दों के हौसले इतने बढ़ गए हैं कि वो हुकूमत से लोहा लेने को तैयार हैं और हुकूमत खामोश तमाशाई बनी हुई है।
पाकिस्तान में दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के हवाले से कई लोग इब्हाम पैदा करने की कोशिश करते रहते हैं और ये सिलसिला काफी अरसे से जारी है। हालांकि खुदकुश हमलों, बम धमाकों और दहशतगर्दी की वारदातों में पाकिस्तानी फौज और शहरियों की एक बड़ी तादाद हलाक हो चुकी है, लेकिन हुकूमत के लापरवाह रवैये ने इसमें और इजाफा ही पैदा किया है। स्ट्रेटेजिक डेप्थ के नाम पर पाकिस्तान को जहन्नम बना दिया गया है। पाकिस्तान से दहशतगर्दी का खात्मा उस वक्त तक मुमकिन नहीं जब तक उन हैवान नुमा इंसानों के पैदावारी यूनिट्स को बंद नहीं किया जाता। रियासती सरपरस्ती में काम कर रहे कारखानों जो इन हैवानों से मिलती जुलती रोबोट तैयार कर रहे हैं, उस पर पाबंदी आयद नहीं की जाती। नेस्तो नाबूद करना होगा उनकी नस्लों को, तब जाकर कुछ उम्मीद की किरण नजर आएगी, वरना वही जख्म होंगे, वही आहें होंगी और वही सिसकियां होंगी। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला दहशतगर्दी का है और इस दहशतगर्दी में बेगुनाह लोग, मासूम बच्चे और खवातीन अपनी जान से हाथ धो रहे हैं। मगर पाकिस्तान में ऐसे लोग आज भी मौजूद हैं जो अपने टॉक शोज और कॉलमों में दहशतगर्दों की वकालत करते नजर आ रहे हैं। उन्हें अपने लोग कह रहे हैं, उनसे मुज़ाकरात का दर्स दे रहे हैं, उनके खिलाफ ऑपरेशन का मशवरा देने वालों का मजाक उड़ा रहे हैं। उन्हें पाकिस्तान में हो रहे हर खुदकुश धमाकों के पीछे गैर मुल्की हाथ नजर आता है। चाहे तालिबान ने बबांगे दुहल उसकी जिम्मेदारी ही क्यों न कबूल कर ली हो। वो लोग दाता दरबार, मीना बाजार, लकी मरवत, किस्सा खानी बाजार, बाबा फरीद की मजार, सहवन शरीफ, पेशावर आर्मी पब्लिक स्कूल और क्वेटा में पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पर खुदकुश हमलों के साथ साथ उस जैसे बेशुमार वाकयात की नीम दिलाना मजम्मत तो करते हैं, लेकिन उसमें भी बेशुमार तावील पेश करते हैं। कभी उसे अमेरिका की जंग का शख्साना करार देते हैं तो कभी ड्रोन का रद्द अमल, कभी उनके सरगना को शहीद करार देकर पुलिस और फौज के जवानों के जख्मों पर नमक छिड़कते हैं, तो कभी उसे तरीकाए कार की गलती कहकर ये कौड़ी ढूंढ कर लाते हैं कि उनका शरीयत के निफाज का मुतालबा तो दुरुस्त और आईने पाकिस्तान के मुताबिक है, तो कभी ये कहा जाता है कि वो हमारे भटके हुए भाई हैं, और जब तमाम तावीलें फौत होने लगती हैं तो ये कहा जाता है कि उनमें से कुछ अच्छे हैं और बाकी बुरे हैं। मतलब गुड तालिबान और बैड तालिबान। इस वक्त लड़ने का वक्त नहीं है। अगर लड़ेंगे तो मैं बारहा ये कह चुका, मैं तो लाल मस्जिद के सानहे को माफ करता हूँ। आइए हम अब लड़ने का वक्त नहीं रहा, हम एक दूसरे के साथ हाथ मिलाएं और एक हो जाएं। तालिबान भी पाकिस्तान की एक कुव्वत है, चाहे उससे इख्तिलाफ है और जो है उसको बागी कह दें, जो भी कहते हैं, और फौज और हुकूमत भी एक कुव्वत है, दोनों मुसलमान हैं, एक दूसरे के साथ इख्तिलाफ हुआ है। एक गलत परवेज मुशर्रफ के फैसले की वजह से उस फैसले को यू टर्न को खत्म करें, आपस में इत्तेहाद करें, हम दूसरों के लिए जो है शीशा पिलाई हुई दीवार बन जाए। स्ट्रेटेजिक डेप्थ के नाम पर पाकिस्तान को इन्होंने जहन्नम बना दिया है, मगर माथे पर निदामत की एक शिकन भी नहीं आती। आज बेकसूर लोगों के ये कातिल मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं, नाम लिए बगैर दहशतगर्दों को बुरा भला कह रहे हैं, होम्योपैथिक किस्म की निदामत कर रहे हैं। दहशतगर्दी में हलाक हुए तकरीबन 70,000 पाकिस्तानियों का मरसिया लिख रहे हैं, छाती फुला के टीवी पर अपना तज्जिया दे रहे हैं। इनकी दुकान ऐसे ही चलती है। कोई इन्हें इनका तज्जिया याद दिलाए और पूछे कि दहशतगर्दों की वकालत करके आपने अपना सौदा तो बेच लिया, मगर उसकी कीमत 70,000 पाकिस्तानियों को खून की सूरत में चुकानी पड़ी है। ये वही लोग हैं जिन्होंने दहशतगर्दों से मुज़ाकरात की राह हमवार करने के लिए पाकिस्तानियों को आयरलैंड, फिलीपीन और दूसरी जंग अजीम की मिसालें देकर समझाया है। लेकिन क्या मुज़ाकरात ऐसे लोगों से किया जा सकता है जिन्होंने हजारों इंसानों का खून बहाया हो, इंसानियत का गला घोंटा हो? लेकिन आज भी पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम मीडिया में तज्जिया निगार डंके की चोट पर इन दहशतगर्दों की हिमायत करते नजर आते हैं।
یہ پروسیس ابھی وہاں شروع نہیں ہوا جسے ہم سوسائڈ بامبنگ کہتے ہیں. یہ شروع ہونا ہے. اس وقت پاکستانی حکمران وہ تمام فیصلے کر سکتے ہیں جو عام حالات میں ممکن نہیں. میڈیا پر دہشت گردوں کی حمایتیوں پر پابندی سے لے کر ان تمام شدت پسندوں کو قانون کی گرفت میں لا سکتے ہیں اور کیفر کردار تک پہنچا سکتے ہیں جن کا نام تک لیتے ہوئے حکمران نرستے ہیں. یہ مشکل کام ضرور ہے مگر ناممکن نہیں. جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا یہ اقدامات اٹھانے کی صلاحیت بھی کم ہوتی جائیں گی. اگر کسی کا خیال ہے کہ اس طرح کے اقدامات کی وجہ سے پورے پاکستان میں آگ لگ جائے گی تو آگ لگ چکی ہے اور ہر پاکستانی کے گھر تک پہنچ چکی ہے. اس آگ نے تمام پاکستانیوں کو جلا ڈالا ہے. اب انہیں کس بات کا انتظار ہے؟ ظلم کی انتہا ہو چکی ہے. ان حیوان نما انسانوں کے پیداواری یونٹ کو بند کرنا ہوگا. ریاستی سرپرستی میں کام کر رہے کارخانوں جو ان حیوانوں سے ملتی جلتی روبوٹ تیار کر رہے ہیں اس پر بھی پابندی عائد کرنی ہوگی. نیست و نابود کرنا ہوگا ان کی نسلوں کو. تب جا کر کچھ امید کی جا سکتی ہے ورنہ وہی زخم ہوگا, وہی آہیں ہوں گی اور وہی سسکیاں ہوں گی. اس کے ساتھ ہی ہمیں طرز حیات کے شمارے کو یہیں ختم کرنے کی اجازت دیجیے. اگلے ہفتے طرز حیات میں نئے موضوعات کے ساتھ ہم پھر حاضر ہوں گے. آداب.